गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट्स। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अनफॉर्चुनेटली 10 पीपल जो है वो उनकी जान चली गई है और 80 के आसपास जो है लोग इंक्लूडिंग 23 आर्मी पर्सोनल वो मिसिंग है सिक्किम में, जब साउथ लोनाक लेक जो एक ग्लेशियर लेक है वो जो है बर्स्ट हो गई इंसेसेंट रेन्स की वजह से। इसकी वजह से वाटर लेवल बहुत हाई हो गया तीस्ता रिवर का, और फ्लैश फ्लड्स में जो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में सिक्किम के जो है वो तबाही मचा दी। तो ग्लेशियर लेक्स क्या होती हैं? ग्लेशियर लेक्स जो है लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर होती हैं जो कि फ्रंट में, टॉप में या फिर एक मेल्टिंग ग्लेशियर के नीचे होती हैं। ये जितना बढ़ती रहते हैं ये ग्लेशियर लेक्स उतनी ज़्यादा डेंजरस होती रहती हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल आइस या सेडिमेंट पर टिके होती हैं। कभी भी जो है ये ब्लास्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो बाउंड्री जो होती है अगर उनकी टूट जाए तो उससे ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर जो है वो रश डाउन होता है माउंटेन की साइड्स पर, और उससे जो है फ्लडिंग की जो है सिचुएशन आ जाती है डाउन स्ट्रीम एरियाज़ में। इसी को हम कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। अगर हम देखें इसके पीछे कॉजेज़ क्या होते हैं, तो अर्थक्वेक भी हो सकता है, हैवी रेन्स जैसे इस केस में हुआ, जो हैवी रेन्स का भी कॉज हो सकता है। फिर आइस एवलांचेस, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये लेक्स जनरली स्टीप माउंटेनियस रीजन्स में पाई जाती हैं, और लैंडस्लाइड और आइस एवलांचेस की वजह से ये डायरेक्टली लेक में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब 2013 में जो उत्तराखंड खंड में केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी, उसमें भी जो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का ही एक रोल था। चोराबारी ताल ग्लेशियर लेक जो है उसकी वजह से जो है थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है केदारनाथ में मरे थे। अब अगर हम देखें साउथ लोनाक लेक जो है वो कैसे ससेप्टेबल है इस आउटबर्स्ट के लिए, आउटबर्स्ट से, तो ग्लोबल टेम्परेचर आपको पता है राइज हो रहा है। उसकी वजह से सिक्किम हिमालय जो है वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। अब सिक्किम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक करंटली मोर देन 300 ग्लेशियर लेक्स जो हैं सिक्किम हिमालयाज़ में पड़ती हैं, और इनका जो जो अब खासकर हम लोनाक लेक देखें तो ये लगभग 1.5 गुना जो है साइज़ में बढ़ा हुई है। साउथ लोनाक तो 2.5 गुना अपने साइज से 1989 के कंपैरिजन में बढ़ी हुई है। और एक अर्थक्वेक आया था मैग्नीट्यूड 4.9 का 1991 में, जिसकी वजह से जो है ये इसकी जो बाउंड्रीज हैं लेक की वो वीक होने लगी थी। अब सिक्किम गवर्नमेंट ने क्या किया? सिक्किम गवर्नमेंट ने इसको जो है वो एक तरह से अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने कई सालों से। 2016 में सिक्किम एसडीएमए और सिक्किम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और क्लाइमेट चेंज के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इस एरिया को सिफन ऑफ कर दिया था, साउथ लोनाक लेक को। एक जो है टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि सुपरविजन कर सकें इसका, और जो लद्दाख के इनोवेटर हैं सोनम वांगचुक, उनकी ही जो है सुपरविजन में ये टेक्निक अपनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बोजाना कोंडा। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7.3 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं लैंडस्केपिंग और डेवलपमेंट के लिए टूरिस्ट एमेनिटीज़ ऑफ एट बोजाना कोंडा साइट। ये साइट आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। इसको अलेक्जेंडर रिम ने 1906 में एक्सकेवेट किया था। ओरिजिनली इसको हम कहते थे बुद्धुनी कोंडा, मतलब हिल ऑफ बुद्धा, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे लगभग 2000 साल पहले। गोल्ड कॉइन समुद्रगुप्त पीरियड का मिला है। कॉपर कॉइन चालुक्य किंग कुब्जा विष्णुवर्धन के टाइम के मिले हैं। आंध्र सतवाहनास के टाइम पर कॉइन और पॉटरी मिली है। ठीक है, इंटरेस्टिंग फीचर इस साइट का ये है कि ऑल 3 फेजेस ऑफ बुद्धिज्म, हीनयान, महायान और वज्रयान, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लार्ज डबल स्टोरीड केव है इस हिल पर। रॉक कट स्तूप मिलेगा आपको, जो कि स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर है और सेंटर ऑफ द केव में है। रॉक कट केव्स और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स जो हैं यहाँ पर आपको नदर्न साइड ऑफ द हिल में देखने को मिलेंगे। बुद्ध जो कि मेडिटेशन पोस्चर में बैठे हैं, और जो स्तूप हैं वो इसकी मेन अट्रैक्शंस हैं टूरिस्ट्स के लिए। ठीक है, बोजाना कोंडा की जो केव्स हैं वो तक्षशिला की केव्स के थोड़ी सिमिलर हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये टॉपिक आपका इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने एक कोलैबोरेशन किया है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ, और $600 मिलियन का इंडिया जापान फंड जो है वो अनवेल किया है। तो NIIF क्या है? तो एक इन्वेस्टर ओन्ड फंड मैनेजर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एंकर्ड है, वो ये NIIF है।
जो कि ग्लोबल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया है। 2015 में इसको बनाया गया था। इंडिया का फर्स्ट एवर सोवरन वेल्थ फंड है। इसमें ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और स्टॉल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो की इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए जो है वो खर्चा किया एक फंड इकट्ठा किया जाता है। अब इसमें 3 तरह के फंड्स हैं। एक है मास्टर फंड, दूसरा फंड ऑफ फंड्स, तीसरा स्ट्रेटजिक फंड। मास्टर फंड जो है वो इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर। फंड ऑफ फंड्स क्या है? जो कि रीनोन्ड फंड मैनेजर जिसको मैनेज करते हैं। और स्ट्रेटजिक फंड क्या है? एक रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव फंड है जो कि सेबी जिसको मैनेज कर रहा है। स्ट्रेटजिक फंड्स जो है प्राइमरीली इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वॉर्म्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली अकॉर्डेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूवल दिया है 12 ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वॉर्म्स का, जो कि पुणे बेस्ड सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी बनाने वाली है। तो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ इंडियन नेवी जो है 50th कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है अंडर स्प्रिंट प्रोग्राम। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वॉर्म्स क्या होते हैं। ये स्वॉर्म्स स्ट्रेटजिकली डिज़ाइंड नेवल टैक्टिक्स जो है एम्प्लॉय करते हैं, जिससे कि स्मॉल अनमैन्ड बोट्स एडवर्सरी के नेवल डिफेंसेस को ओवरवेलम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है। तो कई तरह के इसमें वेपन्स और सेंसर्स भी होते हैं, और रिमोट और ऑटोनोमस ऑपरेशन दोनों के लिए ही कैपेबल होता है। और अगर हम देखें तो इसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम जो कि वैरायटी ऑफ नेवल और सिक्योरिटी मिशंस जो है कैरी आउट कर सकता है, उसके लिए ये इक्विप्ड होता है। अब स्प्रिंट इनिशिएटिव क्या है? ये एक इनिशिएटिव है जिससे कि निश डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज डोमेस्टिक कंपनीज द्वारा जो है वो डेवलप की जा सकती हैं। प्रमोट करने के लिए ये स्प्रिंट इनिशिएटिव शुरू किया गया है। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो है 75 न्यू इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ या प्रोडक्ट्स इंडियन नेवी में जो है DIO की मदद से इंडक्ट करने का फैसला लिया है। इस कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट का नाम स्प्रिंट है, सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D थ्रू आईडेक्स। तो इसको लॉन्च किसने किया था? PM मोदी ने जुलाई 2022 में। अब आईडेक्स क्या है? आईडेक्स एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। अप्रैल 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम ये है कि सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन को फॉस्टर करना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना। और आईडेक्स ने कई तरह के लीडिंग इंक्यूबेटर्स जो कंट्री में उनके साथ जो है पार्टनर किया है। आईडेक्स को फंड और मैनेज एक डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, और इसका फंक्शन जो है वो ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ DIO की तरह काम करने का फंक्शन है। अंडर आईडेक्स फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है स्टार्टअप्स, MSMEs या इंडिविजुअल इनोवेटर्स को DIO के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वी-शोरार्ड। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ने रिसेंटली एक टेंडर जो है 30 यूनिट्स ऑफ वी-शोरार्ड प्रोक्योर करने के लिए जो है वो इनिशिएट किया है। वी-शोरार्ड क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, मैन पैड भी जिनको कहते हैं हम। और ये लो ऑल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस काउंटर करने के लिए बनाए जाते हैं। ये शॉर्ट रेंज लाइट वेट पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं, जो कि इंडिविजुअल्स या स्मॉल ग्रुप्स फायर कर सकते हैं। इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद में। ठीक है। अब वी-शोरार्ड मिसाइल्स का जो फंक्शन है इंडिया में, वो प्राइमरीली इंडियन आर्मी के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके फीचर्स अगर हम देखें, ग्राउंड फोर्सेस को प्रोटेक्ट करना, एरियल थ्रेट्स जो है उनको क्रिटिकल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एरियल थ्रेट से उसमें यूज़ करना। इसमें डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर होती है और बहुत ही पोर्टेबल होते हैं। इनको कभी भी बहुत जल्दी से डिप्लॉय किया जा सकता है, इवन डिफिकल्ट टेरेन में भी। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is glacial lake outbursts. This topic is important for your geography and environment section. So at least 10 people have been killed and 80, including 23 army personnel, they are missing in Sikkim after South Lonak Lake, a glacial lake in the state of Sikkim, got burst due to incessant rains. So this has resulted in the rise of water levels, including the Tista River water levels, which has caused flash flood in at least 4 districts of Sikkim. So what are these glacial lakes? So glacial lakes are basically large bodies of water which either sit in front of or on top of or beneath the melting glacier. As they grow larger, they become very dangerous and they are dammed by unstable ice or
sediment which is composed of loose rock and debris. So in case the boundary break around them breaks, then this huge amount of water rushes down the side of the mountains and it causes flooding in the downstream areas. So this process or this phenomena is called glacial lake outburst floods. Okay, so what are the causes behind it? So it can happen due to anything like earthquakes, extremely heavy rains, like in this case, and even ice avalanches. So, because these lakes are often found in steep mountainous regions, landslides or ice avalanches can sometimes fall directly into the lakes and displace this water, causing flood downstream. So this happened in even Kedarnath tragedy of 2013 also, when the Chorabari Tal Glacier Lake got this flash floods and it killed thousands of people in the tragedy. Okay, so how did South Lonak Lake become susceptible to GLOF? So because of rising global temperatures, Sikkim Himalayas have been melting rapidly. More than 300 glacial lakes in Sikkim Himalayas include and even 10 which have been identified as very vulnerable to outburst floods. Lonak has grown nearly 1.5 times, and South Lonak has grown nearly 2.5 times their initial size since 1989. And an earthquake of magnitude 4.9 in 1991 near the parent glacier of South Lonak Lake has weakened the boundaries of this lake. Okay, so what the Sikkim government has done until now? So this glacier lake has been put under observation by government authorities for years now, especially in 2016 when the Sikkim SDMA members and Sikkim's Department of Science and Technology and Climate Change members decided to siphon off this area from or siphon off this lake water from South Lonak Lake. So this technique was implemented under the supervision of Ladakh-based innovator, very famous, Sonam Wangchuk. Okay. So the next topic is Bojanaconda. This topic is important for your art and culture section. So recently, central government has sanctioned 7.3 crore rupees for taking up landscaping and development of tourist amenities at Bojanaconda site. So this site is located in the state of Andhra Pradesh, and this site was excavated under the aegis of Alexander Rim in 1906, and it was originally known as Buddhuni Konda. Okay, so Buddhist monks used to practice on this hill about 2000 years ago, and a gold coin which belongs to Samudragupta period, or copper coins belonging to Chalukya king Kubja Vishnu Vardhan, coins of Andhra Satavahanas, and pottery have been discovered at this site. So this site is very interesting because it has shown the features of all three phases of Buddhism: Hinayan, Mahayana, and Vajrayana. So there is a large double-storied cave on the hill. There is a rock-cut stupa standing on a square platform at the center of this cave. So a series of rock-cut caves and monolithic structures also stand on the rock platforms near the northern side of this hill. So Buddha is seated in a meditation posture, and the stupa here is the main attraction for tourists at Bojanaconda. So the caves of Bojanaconda are similar to those found in Takshashila. So the next topic is National Investment and Infrastructure Fund. This topic is important for your economy section. Recently, an National Investment and Infrastructure Fund has entered into a collaboration with Japan Bank for International Cooperation to unveil a $600 million India-Japan Fund. So what is National Investment and Infrastructure Fund, or NIIF? So this is an investor-owned fund manager anchored by Government of India in collaboration with leading global and domestic institutional investors. So it is India's first ever sovereign wealth fund, which was set up in the year 2015, and it's an institution meant for enhancing infrastructure financing by investing in greenfield, brownfield, and stalled projects. So there are three types of funds here. First is the master fund, which primarily invests in infrastructure related projects like roads, ports, airports, and power. Then there is fund of funds, which invest in funds which are managed by renowned fund managers having an excellent track record. And then there is the strategic fund, which is registered as an alternative fund, which basically invests primarily in equity and equity linked instruments. And of course, it is registered with SEBI. So the next topic is autonomous weaponized boat swarms. This topic is important for your security section. So Indian Navy has recently given accordance of necessity approval for 12 autonomous weaponized boat swarms which have been developed by Pune based Sagar Defense Engineering. So Indian Navy and this organization has marked
50th contract awarded under the Sprint program. So first of all, we have to see what is autonomous weaponized boat swarms. So basically, these swarms are strategically designed for naval tactics, and they employ a coordinated deployment of numerous small unmanned boats to overwhelm an adversary's naval defenses. So basically, they are equipped with a variety of weapons and sensors, and which are capable of remote or autonomous operation. They are equipped with integrated system capable of executing a variety of naval and security missions. So Sprint initiative is an initiative to promote development of niche defense technologies by uh, defense companies or domestic defense companies, in fact. So, Naval Innovation and Indigenization Organization, in conjunction with DIO, Defense Innovation Organization, has aimed to induct at least 75 new indigenous technologies or products into the Indian Navy as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. So, this collaborative project is named Sprint and was launched by PM Modi in July 2022. What is IDEX? IDEX is Innovations for Defense Excellence, and it is a flagship initiative of Ministry of Defense, which was launched in April 2018. So the aim is to achieve self-reliance and foster innovation and technology development in defense and aerospace sector by engaging industries including MSMEs, startups, individual innovators, R&D institutes, and academia. And it has partnered with leading incubators in the country by providing them hand holding technical support guidance, and this is funded by and managed by Defense Innovation Organization. So IDEX functions as the executive arm of DIO, and under IDEX financial support has been provided to is provided rather to startups, MSMEs, individual innovators, and partner incubators, okay, through DIO, of course. So the next topic is VSHORAD. This topic is important for your security section. So Indian Defence Establishment has recently signed a tender for the procurement of 30 units of indigenous very short range air defense missile system called VSHORAD. So it's a man portable air defense system, MANPAD, which is designed specifically to counter low altitude aerial threats over short distances. So these are short range, lightweight and portable surface to air missiles which can be fired by individuals or even small groups. So it has been designed and developed indigenously by DRDO's Research Center, Imarat, Hyderabad. So the use of VSHORAD missiles is primarily by the Indian Army in the country, and it helps to protect ground forces and critical assets from aerial threats. It is propelled by a dual thrust solid motor, and because these missiles are portable, they can be quickly deployed even in difficult terrain. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.